जाकर देख रही थी। सभी मुस्कान की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। इसके साथ ही मुस्कान काम करने वाले हर वर्कर के पास जा जाकर कह रही थी, ध्यान रखना, अगर कहीं भी कमी लगे तो तुरंत मुझे बताना, ठीक है? ठकुराइन ने खास कहा है, शायद में कोई कमी नहीं चाहिए। मुस्कान अपने असिस्टेंट से भी बार बार यही सब कह रही थी। वो मुस्कुरा कर बोला, हाँ दीदी, सब कुछ चेक कर लिया है और आपके बताने से पहले ही फूलों की माला भी हमने बदल दी है। ये सुनकर मुस्कान के चेहरे पर रौनक लौट आई और फिर वो मुस्कुरा कर बोली, अरे वाह, ये हुई ना बात, मुझे तुमसे ऐसे ही काम की उम्मीद थी। अब मुस्कान थोड़ी बेफिक्र होकर कुछ देर आराम करने का सोचती है। वो बैग उठाकर कमरे की तरफ जा ही रही थी कि एक आदमी मुस्कान के सामने आया, जिसका नाम आदित्य सोलंकी था। उसके चलने से ही उसका एक अलग ही रुतबा नजर आ रहा था। हालांकि वो मुस्कान के बगल से ही गुजरा, पर इतनी खूबसूरत मुस्कान पर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि मुस्कान जैसी सिंपल सुशील लड़की भी उसके रुतबे को अनदेखा नहीं कर पाई और कुछ ही सेकंड के लिए थम सी गई। जब वो मुस्कान के पास से होकर गुजरा तो मुस्कान का दुपट्टा उसकी घड़ी से उलझ गया और फिर क्या था, मुस्कान के हाथ का बैग नीचे गिर गया। आदित्य गुस्से में पलटा और चिल्लाया, बीच रास्ते में कहाँ खड़ी हो? आंखें क्या घर पर छोड़कर आई हो? अभी मेरी एंटीक घड़ी तुम्हारे दुपट्टे से खराब हो जाती। मुस्कान गुस्से में उसे घूर रही थी और मन ही मन सोच रही थी, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी और ये मुझ पर ऐसे चिल्ला रहा है जैसे मैंने इसकी दुनिया ही उजाड़ दी हो। इतने में आदित्य सोलंकी बोला, घूर क्या रही हो? ये अपना घटिया सा चीप बैग उठाओ और अपना रास्ता नापो। आदित्य के इतना कहने पर भी मुस्कान खुद को संभालते हुए बोली, मैं तो सामने ही देख रही थी, आप भी बहुत तेज चल रहे थे। मुस्कान के इतना कहते ही आदित्य, सो कॉल्ड फटीचर गर्ल, बोलते हुए आगे बढ़ गया। अचानक मुस्कान को कुछ सामान जमीन में गिरने की आवाज आई। वहीं दूसरी ओर एक बुजुर्ग वेटर, जिनकी उम्र यूं ही कुछ 60 साल के आसपास होगी, वो सामने से आ रहे आदित्य सोलंकी से टकरा गया। और फिर क्या था, आदित्य के सूट में उसके हाथ की ड्रिंक गिर गई, जिसे वो ट्रे में ले जा रहे थे। आदित्य उस वेटर पर चिल्लाया, अबे ओ बुढ़े, अंधा है क्या? देखकर नहीं चल सकता था? बुजुर्ग कांपते हुए बोले, माफ कीजिए साहब, गलती हो गई। अगले ही पल आदित्य ने उनका कॉलर पकड़ लिया और बोला, गलती? पता है कितना महंगा सूट है ये? तू पूरी जिंदगी एड़ियां रगड़ता रहेगा, फिर भी इसका एक बटन तक नहीं खरीद पाएगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी लोग आदित्य को गौर से देखने लगे। तभी पीछे से मुस्कान दौड़ती हुई आई। उसकी नजर बुजुर्ग वेटर पर पड़ी। अब मुस्कान आदित्य के सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, ये हमारे स्टाफ के सीनियर हैं, गलती हो गई है इनसे, आप ऐसे इन्हें बेइज्जत नहीं कर सकते। आदित्य ने मुस्कान को एक नजर नीचे से ऊपर तक देखा, फिर बोला, तू तो वही फटीचर लड़की है ना, जो अभी कुछ देर पहले मुझसे टकराई थी? ये जरूर तेरा ही कोई रिश्तेदार होगा, इसीलिए तुझे इतना दर्द हो रहा है ना? आदित्य की ऐसी बातें सुनकर मुस्कान गुस्से से बोली, आप अपनी हद पार कर रहे हैं, हम माफी मांग चुके हैं, इसीलिए बात यहीं खत्म होनी चाहिए। और इस तरीके से जो आपने चाचा जी से बात की, आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। मुस्कान की इस बात पर आदित्य गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, तुम जैसी 2 कौड़ी की फटीचर लड़की अब मुझे बताएगी मैं किससे माफी मांगू? इतना कहकर फिर से आदित्य सोलंकी उस वेटर पर चिल्लाने लगा और उसके बार बार माफी मांगने पर भी उसे तरह तरह की गाली देने लगा। तभी मुस्कान आगे आकर बोली, आपकी बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ गई है, ड्रेस के पैसे मैं दे दूंगी। आदित्य हंसते हुए बोला, ओ तू देगी? तेरी हैसियत क्या है? हाँ? मुस्कान की आंखों में आंसू के साथ गुस्सा भर आया, पर मुस्कान ने अपने जज्बात दबा दिए। उतनी देर में बुजुर्ग वेटर बोला, हैसियत स्वभाव से पता लगती है साहब, आप जैसे लोगों की तरह दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं, और हमारी मुस्कान बिटिया आपसे कहीं ऊपर है। आदित्य बोला, चुप कर बुढ़े। और फिर जैसे ही उस बुजुर्ग वेटर को मारने के लिए हाथ उठाया, उतनी देर में मुस्कान ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक जोर का तमाचा आदित्य को जड़ दिया और उसे उंगली दिखाकर बोली, ये थप्पड़ तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। हॉल में खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। भरी महफिल में अपनी बेइज्जती होते देख आदित्य मुट्ठी भींचते हुए बुदबुदाया, इस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा इसे ये थप्पड़। वो गुस्से से बौखलाते हुए वहां से निकल गया। मुस्कान जल्दी जल्दी शादी के वेन्यू पर पहुंची और सारी तैयारियों का जायजा लेने लगी। तभी उसने देखा कि कुछ लोग किसी आदमी को घेर कर खड़े थे। शायद उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मुस्कान तुरंत वहां पहुंची और बोली, अब जरा हटिए, पहले सब लोग इनके पास से हटिए, थोड़ी हवा आने दीजिए। फिर उसने झुककर पूछा, आपको कोई परेशानी हो रही है क्या? उस आदमी ने अपनी जेब से दवाई निकाली। मुस्कान ने उसे पानी के साथ दवा खिलाई और सहारा देकर एक कमरे में आराम करने ले गई। मुस्कान बोली, आपको हाई बीपी की समस्या है तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए था। अब आप यहाँ थोड़ी देर आराम कीजिए। मुस्कान आने वाले तूफान से अनजान अपने काम में लगी हुई थी। उसे क्या पता था कि कुछ ही देर में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। मुस्कान उस बीमार आदमी को दवा देकर कमरे में छोड़ आई। उसने कहा, आप अपना ध्यान रखिए, आप अकेले आए हैं, आपके साथ कोई और नहीं है? आदमी बोला, बेटी सबसे पहले तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद,
मेरे साथ मेरा बेटा भी है, लेकिन शायद वो अपने दोस्तों के साथ होगा। मुस्कान ने कहा। आप उसका फोन नंबर बताइए मुझे, मैं अभी उसे बुला देती हूँ। तभी ठाकुर साहब भी वहाँ आ गए और बोले, बिटिया तुम जाओ अपना काम देखो, मैं इनके बेटे को बुलवा देता हूँ। ठीक है काका, कहकर मुस्कान चली गई। वो आदमी हिमाचल का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके देश भर में बड़े बड़े होटल थे, 5 स्टार से लेकर 7 स्टार तक। होटल इंडस्ट्री में उनका बहुत नाम था। वो कोई और नहीं बल्कि सोलंकी ग्रुप होटल्स के मालिक विनय सोलंकी थे। ठाकुर साहब उनके पास बैठ गए और बोले, आप कहें तो डॉक्टर को बुला दूं? मिस्टर सोलंकी मुस्कुराकर बोले, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, इसलिए चक्कर आ गया था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे एक बात पूछूं, वो लड़की कौन थी? ठाकुर साहब मुस्कुराए। वो मुस्कान थी। मुस्कान नाम तो बड़ा प्यारा है। सोलंकी साहब बोले, क्या वो यहाँ काम करती है? ठाकुर साहब ने कहा, नहीं नहीं, मैंने अपनी बेटी की शादी के सारे अरेंजमेंट के लिए उसे हायर किया है। हमारे ही कस्बे की रहने वाली है। बहुत अच्छी बच्ची है। इसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। मौसा मौसी ने इसे अपनी बेटी की तरह पाला है। बाद में इसके मौसा जी बहुत बीमार पड़ गए। इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ा। घर संभालने के लिए मुस्कान ने पढ़ाई छोड़ दी और मौसा जी का हाथ बटाने लगी। आज आसपास के कई इलाकों में इसका नाम है। मौसा जी के छोटे से टेंट बिजनेस को इसने बहुत बड़ा बना दिया। आप इसे अपनी भाषा में वेडिंग प्लानर भी कह सकते हैं। ठाकुर साहब बोले, अच्छा अब मैं चलता हूँ, विवाह का मुहूर्त शुरू होने वाला है। सोलंकी साहब बोले, मैं भी अब ठीक हूँ, चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। दोनों मंडप की ओर चले गए। मंडप में पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। दुल्हा मंडप में बैठा था। कुछ देर बाद पंडित जी बोले, कन्यादान का समय हो गया है, दुल्हन को मंडप में लाया जाए। दुल्हन की सहेलियां उसे लेकर आ गई। पंडित जी को कुछ सामग्री नहीं मिल रही थी। उन्होंने पूछा, सामग्री कहाँ रखी है? पास खड़ी मुस्कान बोली, पंडित जी जरा इधर उधर ध्यान से देखिए ना, सारी सामग्री यहीं रखी है। पंडित जी हंसकर बोले, बिटिया तुम भी यहीं बैठ जाओ, थोड़ी मदद हो जाएगी। मुस्कान भी मुस्कुराते हुए वहीं बैठ गई। शादी की रस्में शुरू हो गई। अब फेरों का समय था। फेरों के बाद पंडित जी ने वर से कहा कि वधू की मांग में सिंदूर भरे और मंगलसूत्र पहनाए। तभी ठाकुर साहब बोले, हमारे यहाँ पहले सिंदूर देवी जी के चरणों में चढ़ाया जाता है, फिर दुल्हन की मांग में भरा जाता है। उन्होंने मुस्कान से कहा, बेटा मंदिर से सिंदूर का थाल तो ले आओ। मुस्कान मंदिर से थाल लेने चली गई। उधर आदित्य फोन पर बात करते हुए आ रहा था। अचानक वो मुस्कान से टकरा गया। उसके हाथ थाल से टकराए और पूरा सिंदूर मुस्कान के माथे और चेहरे पर गिर गया। सभी की नजरें उसी ओर चली गई। आदित्य घबरा गया और उसके बालों से सिंदूर झाड़ते हुए बोला, ओ आई एम सो सॉरी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुस्कान बिल्कुल स्तब्ध खड़ी थी। उसे क्या पता था कि उसकी पूरी दुनिया अभी बदलने वाली है। ठाकुर साहब स्थिति समझ गए और ठकुराइन से कहा कि मुस्कान को अंदर कमरे में ले जाएं। पंडित जी बोले, पहले दूसरी सिंदूर की थाल मंगवाइए, फिर अभी जो हुआ उस पर बात करेंगे। आदित्य कुछ समझ नहीं पाया। वो बाहर जाना चाहता था, लेकिन ठाकुर साहब के लोगों ने उसे एक कमरे में ले जाकर रोक दिया। शादी की रस्में पूरी हो गईं। बाद में ठाकुर साहब ने पूछा, ये लड़का कौन था? तभी विनय सोलंकी बोले, ये मेरा बेटा आदित्य है। ठाकुर साहब हाथ जोड़कर बोले, सोलंकी साहब आपने जो हुआ अपनी आंखों से देखा है। तभी पंडित जी बोले, बात घुमाने की जरूरत नहीं है। अभी अभी जो अभिमंत्रित सिंदूर आदित्य के हाथों से मुस्कान की मांग में गिरा है, उस समय मैं मांग भरने की ही रस्म कर रहा था, इसीलिए इन दोनों का आधा विवाह हो चुका है। मंडप में सन्नाटा छा गया। पंडित जी आगे बोले, अब आदित्य का विवाह मुस्कान बिटिया से इसी मंडप में कराना होगा। लोग आपस में बातें करने लगे। अगर इस बच्ची को अपनाने से इनकार कर दिया गया तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, फिर इससे शादी कौन करेगा? ठाकुर साहब हाथ जोड़कर बोले, सोलंकी साहब आप बड़े लोग हैं, लेकिन मुस्कान के संस्कार बहुत बड़े हैं, वो आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। सोलंकी साहब गंभीर आवाज में बोले, अगर गलती आदित्य की है तो सजा उस बच्ची को नहीं मिलेगी, लेकिन मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। ठाकुर साहब मुस्कान के पास आए और उसे समझाकर एक कमरे के अंदर लेकर गए। सोलंकी साहब वहाँ पहले से मौजूद थे। उन्होंने मुस्कान को देखकर नरम आवाज में कहा, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुस्कान चुपचाप खड़ी रही। सोलंकी साहब बोले, यहाँ के लोग चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हमारे बेटे आदित्य से हो जाए, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूँ। अगर तुम इस शादी के लिए तैयार हो तभी मैं इसे मंजूरी दूंगा। मैं जबरदस्ती तुम्हारी शादी अपने बेटे से नहीं करा सकता। मुस्कान असमंजस में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो धीरे से बोली, पहले तो आप मुझे तुम कहकर बुलाइए। मैं हर मायने में आपसे छोटी हूँ और शादी जैसा इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकती। मैं अपने मौसा मौसी के आशीर्वाद के बिना शादी नहीं कर सकती। तभी दरवाजे से आवाज आई, कहाँ है हमारी बच्ची? मौसी जी को देखते ही मुस्कान उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी।
मौसा जी ने सोलंकी साहब के सामने हाथ जोड़ दिए। सोलंकी साहब विनम्रता से बोले, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। मौसा जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी की शादी यूं अचानक हो जाएगी। विनय सोलंकी ने किसी को फोन किया और बोले, मैं जरा अपने बेटे से भी बात कर लूं। वो कमरे से बाहर चले गए। आदित्य एक कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। जैसे ही विनय जी ने दरवाजा खोला, वो चुपचाप खड़ा हो गया। विनय जी बोले, ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। अब हम कुछ नहीं कर सकते आदित्य, तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी। आदित्य चौंक पड़ा। क्या? शादी? नहीं, मैं उस अनजान लड़की से शादी नहीं कर सकता। विनय जी सख्त आवाज में बोले, माइंड योर लैंग्वेज आदित्य, यही तुम्हारे संस्कार हैं? खुद को वेल मैनर्ड कहते हो तुम? उन्होंने दृढ़ता से कहा, ये शादी हर हाल में होगी। इसके बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या नहीं। आदित्य ने पहली बार पिता से बहस की। डैड, आप जानते हैं मुझे जिंदगी में हर चीज परफेक्ट चाहिए, फिर शादी जैसे फैसले को आप ऐसे कैसे ले सकते हैं? मुझे तो उस लड़की का नाम तक नहीं पता। विनय जी कुछ नरम पड़े। देखो बेटा, बिना शादी किए हम यहाँ से नहीं जा सकते। बेहतर यही है कि तुम अभी शादी कर लो। आदित्य गुस्से से बौखला रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस लड़की से कैसे शादी कर ले जिसे वो जानता नहीं, और कुछ देर पहले उसने उसके साथ बदतमीजी की थी। तभी हवेली के बाहर एक साथ कई सारी गाड़ियां आकर खड़ी हुई। उन गाड़ियों से कुछ लोग उतरे। उनमें से एक ने कहा, हमें मिस्टर सोलंकी से मिलना है। उन्हें अंदर आते हुए देख विनय जी बोले, आप लोग आ गए? जल्दी से मंडप को फिर से तैयार कीजिए, जितनी जल्दी हो सके। सभी अपने अपने काम में लग गए। आधे घंटे में पूरा हॉल दुल्हन की तरह सज गया। आदित्य भी शेरवानी पहनकर आ गया। पंडित जी ने उसके माथे पर सेहरा बांधा, लेकिन आदित्य की आंखों में गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसी वक्त विनय जी मुस्कान को बुलाने के लिए बोले, पर एक लड़की ने कहा, सोलंकी जी, मुस्कान ये शादी नहीं करना चाहती। क्या? पर क्यों? सोलंकी जी ने कहा, मैंने तो खुद उससे बात की थी, फिर क्यों मना कर रही है? उस लड़की ने डरते हुए जवाब दिया, वो मुस्कान दी को आदित्य जी जैसे इंसान से शादी नहीं करनी है। ये सुनकर आदित्य की मुट्ठी भींच गई। पहले तो मुस्कान ने थप्पड़ मारकर उसकी इंसल्ट की, और अब फिर से बेइज्जत कर रही है। उसने सोलंकी जी से कहा, पापा, लगता है अब मुझे उससे बात करनी ही होगी। ये शादी अब जरूर होगी, और अब मेरे और उसके बीच कोई नहीं आएगा। आदित्य की आंखें बता रही थी कि वो कुछ गलत करने वाला है। सोलंकी जी उसे रोकने के लिए भागे, पर वो नहीं रुका। इधर मुस्कान को दुल्हन की तरह तैयार कर दिया गया था, पर वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, नहीं, मैं उस आदमी से शादी कैसे कर सकती हूँ? वो इंसान नहीं है, नहीं। वो ये बोल रही थी, तभी उसके कमरे का दरवाजा झट से खुला। मुस्कान सहम गई। सामने आदित्य था, और उसकी आंखें बता रही थी कि जिस तरह मुस्कान उससे दूर भाग रही थी, उसी तरह वो भी मुस्कान को जरा सा भी पसंद नहीं कर रहा था। मुस्कान पीछे हटते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आदित्य अंदर आया। तुम्हें शादी करना था ना? चलो, शादी होने वाली है तुम्हारी, वो भी मेरे साथ। आदित्य की आवाज इतनी डरावनी थी जिसे सुनकर मुस्कान की रूह कांप गई। वो वहां से भागने को हुई। नहीं, मैं आपसे हरगिज शादी नहीं करूंगी। लेकिन तब तक आदित्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और अपने करीब खींचते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम्हें शादियों का बहुत शौक था ना? लो, आज मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे सारे शौक खत्म कर देता हूँ, और इस शादी के जश्न की आतिशबाजी जिंदगी में तुम्हारे कानों में गूंजेगी।